हेलो एवरीवन, वेलकम टू संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम जो है पॉलिटिकल साइंस के डोमेन के बारे में आज बात करेंगे। CUET के लिए आज मेरा पहला लेक्चर है। वादे के मुताबिक आज हम पढ़ेंगे कोल्ड वार एरा। ये बुक में है कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो इसको समझने के पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कोल्ड वार से पहले क्या था। तो कोल्ड वार से पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई थी। ये कब स्टार्ट हुई थी? 1914 से लेके 1918 तक चली थी। ठीक, उसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वार चली 1939 टू 1945। इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि ईयर, आपको वहां पे ईयर पूछे जा सकते हैं कि किस किस ईयर में हुई है। एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई? 1939 टू 1945। डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यूज में आजकल जो है पूछा जा रहा है, एमसीक्यूज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे जा रहे हैं कि वहां पे डेट्स नहीं मेंशन होती हैं, वहां पे इवेंट्स मेंशन होते हैं। तो इवेंट्स को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सिलेक्ट करना पड़ता है कि सबसे पहले कौन हुआ, बाद में कौन सा हुआ, फिर उसके बाद कौन हुआ, फिर उसके बाद कौन हुआ। 4 या 5 ये ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना होता है। तो उसके लिए आपको डेट्स का मालूम होना बहुत जरूरी है। तो डेट्स बहुत यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई हमारी 1914 टू 1918, फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार हुई 1939 टू 1945। ये ऐसी वॉर्स थी जो आमने सामने हुई। सोल्जर्स यहां पे एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ लड़े। कौन कौन की कंट्रीज जो है वो लड़ी थी? अलाइड और वर्सेस एक्सिस के बीच में लड़ाई थी, दोनों में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी अलाइड थे, सेकंड में भी अलाइड और एक्सिस थे। अलाइड में कौन कौन से थे? अलाइड में यूके था, यूनाइटेड किंगडम। आपको मैं बताता चलूं, यूनाइटेड किंगडम में ये 4 रीजन्स को मिला के बनता है। कौन कौन से रीजन्स हैं सर? पहला है आपका इंग्लैंड, दूसरा है आपका स्कॉटलैंड, तीसरा है आपका वेल्स और चौथा है आपका आयरलैंड। तो 4 रीजन्स को मिला के हमारा क्या बन जाता है? यूनाइटेड किंगडम बनता है। इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी अलाइड में आता है, फिर फ्रांस आता है, फिर यूएसएसआर आता है। यूएसएसआर का जो फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। आपको ये याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि एमसीक्यूज में पूछा जाता है एक्सपैंड, एक्सपैंड यूएसएसआर, एक्सपैंड यूएसए या एक्सपैंड नेटो, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये कब बनाया गया था? ये 1922 में बनाया गया था। और इसमें बहुत सारी कंट्रीज थी, बहुत सारी कंट्रीज थी। जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल एशिया की कंट्रीज थी, उसके बाद आपकी बाल्टिक कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशिया में आ जाता है, जैसे तुर्कमेनिस्तान, अफगान, ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। उसी के बाद जैसे लाटविया है, लिथुवेनिया है, ये सब कंट्रीज थी। ऑलमोस्ट जब ये डिसइंटीग्रेट हुआ, ये भी हम पढ़ेंगे कब डिसइंटीग्रेट हुआ है, ये कब टूटा है। ये टूटा है 1991 में, और ये टूट के क्या बन गया है? सिर्फ रशिया रहा है अब। ठीक है, और टूट के कितनी कंट्रीज बनी है इससे? 15 रिपब्लिक्स बोलते हैं उनको। ठीक, अच्छा। और इनके अपोजिट में कौन लड़ रहे थे? एक्सिस लड़ रहे थे। एक्सिस में कौन कौन है? एक्सिस में जर्मनी है, इटली है और जापान है। ठीक है, आपने मेन ये याद रखनी है। इसमें बाकी कंट्रीज भी इन्वॉल्व थी, क्योंकि जैसे ब्रिटेन ने बहुत सारी कंट्रीज को कॉलोनी बनाया था। तो जैसे इंडिया भी ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो इंडिया के लोगों ने मदद की थी किसकी? ब्रिटेन की, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, इसी तरह से चाइना ने भी इन्वॉल्व था, साउथ ईस्ट एशिया और बर्मा। देखिए बर्मा जो है वो पुराना नाम है किसका? म्यांमार का। ठीक है, और दूसरा साउथ ईस्ट एशिया जो है
ये किसको कहते हैं? साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया जो है, जैसे फिलीपींस है, उसके बाद लॉस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, ये उन कंट्रीज को बोला जाता है साउथ ईस्ट एशिया को। ये भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, आसियान जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब याद रखना है कि भैया पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, फिर सेकेंड वर्ल्ड वार हुई, कब कब हुई? जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होती है, अब इंटरेस्टिंग बात यह हो जाती है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो जाती है तो क्या स्टार्ट हो जाता है? कोल्ड वार स्टार्ट होती है। अब ये कब से स्टार्ट होती है? 1945। देख रहे हैं आप, यहां पे खत्म हुई, यहां पे आपका सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होती है और स्टार्ट हो जाता है कौन सा वाला? आपका हो जाता है स्टार्ट कोल्ड वार। और कोल्ड वार स्टार्ट होती है आपकी 1941 से लेके ये कब तक रहती है? 1991 तक। कोल्ड वार क्या है? कोल्ड वार किसके बीच में होती है? ये मोस्टली होती है आपकी यूएसए और वर्सेस यूएसएसआर के बीच में। देख रहे हैं आप, पहले ये दोनों दोस्त थे, पहले ये दोनों दोस्त थे और बाद में ये क्या बन गए? ऑलमोस्ट दुश्मन बन गए एक दूसरे के, ठीक। उसके बाद अब ये वर्ल्ड, इसमें याद रखना है वर्ल्ड वार सेकंड खत्म कैसे हुई? वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हुई है जब हमारी जो यूएस है, अमेरिका है, इसने 2 बॉम्ब्स गिराए थे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए थे। कहां? जापान में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भैया जापान में ये इन्होंने गिराए थे। कब गिराए थे? अगस्त 1945 को। ये आपने याद रखना, कब? अगस्त 1945 को, ठीक। उसके बाद कहां कहां गिराए थे? ये गिराए थे आपके हिरोशिमा में। हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था, न्यूक्लियर बम, उसका नाम रखा गया था द लिटिल बॉय। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि जापान में जो न्यूक्लियर बम गिराया गया था, कब गिराया था, किस ईयर में, किस मंथ में। और दूसरा ये बन सकता है कि जब हिरोशिमा में गिराया था उसका कोड नेम क्या था? उसका कोड नेम था आपका लिटिल बॉय। और फिर दूसरा बम गिराया गया था नागासाकी में, तो जो दूसरा था उसका कोड नेम था फैट मैन। लिटिल बॉय का जो था एनर्जी कम थी, इसकी एनर्जी ज्यादा थी, मतलब इससे डिस्ट्रक्शन कम हुई थी, इससे डिस्ट्रक्शन ज्यादा हुई थी, ठीक है। ये बात आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये बात कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे खत्म हुई, ठीक। उसके बाद अब एक बात और देखनी है, कभी कभी जो एमसीक्यूज होते हैं वो स्टेटमेंट्स के हिसाब से आते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो खत्म हुई है तो क्रिटिक्स क्या समझते हैं, क्या यूएसए को बॉम्ब वहां पे गिराने चाहिए थे क्या? और यूएसए अपने डिफेंस में उसने क्यों बॉम्ब गिराए, वो अपने डिफेंस में क्या स्टेटमेंट देता है? तो यहाँ पे 2 ओपिनियंस हैं कि ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब थे, जिनको हम न्यूक्स भी कहते हैं, क्यों गिराए गए थे। फर्स्ट ओपिनियन बोलता है कि यूएसए ने बॉम्ब इसलिए गिराए गए थे ताकि यूएसएसआर जो है वो ज्यादा इंटरवेंशन कर रहा था, वो एडवांस कर रहा था, कहां पे? एशिया में, ठीक है, और बाकी जगहों पे। तो यूएसए दिखाना चाहता था कि भैया हु इज मोर पावरफुल, कि हमारे पास क्या है? न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। यूएसएसआर के पास उस टाइम न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं थे, ठीक। अच्छा, तो मॉस्को क्या है? मॉस्को जो है कैपिटल है किसकी? यूएसएसआर की कैपिटल थी। सेकंड ओपिनियन क्या है? सेकंड ओपिनियन ये है कि भैया वॉर खत्म नहीं हो रही थी, क्योंकि 39 से 45 तक चल रही थी, वॉर खत्म नहीं हो रही थी, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही थी, बहुत ज्यादा लॉस ऑफ लाइव्स हो रही थी। तो यूएसए ने बोला कि लेट्स एंड द वॉर बाय ड्रॉपिंग 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ठीक है, इट विल सेव मैनी मोर लाइव्स। तो इन्होंने 2 बॉम्ब्स गिरा दिए। तो यूएसए का क्या कहना था कि भैया हम जो है लॉस ऑफ लाइफ को कम करने के लिए हम ये बॉम्ब्स गिरा रहे हैं, ठीक। इससे जो हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगी और ऑटोमेटिकली जो हमारा लॉस ऑफ लाइफ है वो कम हो जाएगा। तो ये आपने बात याद रखनी है, क्यों फेंके गए थे। अब हमने ये पढ़ना है
कि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो जाती है, पहले लड़ाई चल रही थी अलाइड वर्सेस एक्सिस के बीच में, फिर कोल्ड वॉर स्टार्ट होती है। कोल्ड वॉर जो है वो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में चलती है। तो क्या बाकी कंट्रीज जो है, बाकी कंट्रीज कहां गई? क्योंकि जर्मनी जो है वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल था, फ्रांस भी पावरफुल था, यूरोप भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। तो ये बाकी कंट्रीज कहां गई? जापान बहुत ज्यादा पावरफुल था। तो आपको ये जहन में रखना है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई है तो जर्मनी हार गई है, जर्मनी में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई है। जापान हार गई है तो जापान में भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है। तो बचते अब कौन है? सिर्फ अब बचता है यूएसएसआर, ठीक है, सोवियत यूनियन बचता है, ठीक है। और सोवियत यूनियन का एरिया भी बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा है इनके पास, और ये अलाइड का ही पार्ट थे, तो इतनी ज्यादा इन्होंने डिस्ट्रक्शन नहीं देखी। तो अब फिर जर्मनी हार गया, जापान हार गया, तो इसके बाद बचे कौन? दो कंट्रीज, यूएसए और यूएसएसआर, और वो दोनों कंट्रीज जो है वो सुपर पावर बन जाती हैं, ठीक है। अब सुपर पावर कंट्रीज किसको कहते हैं? वो वाली कंट्रीज जिनके पास क्या है, एक ऐसी एबिलिटी है कि भैया अर्थ पे, जमीन पे किसी भी इवेंट को कहीं पे भी वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी भी क्या बोलते हैं, क्या चल रहा है, अभी भी दो सुपर पावर्स के बीच में लड़ाई चल रही है। एक तरफ से है यूएसए इन द फॉर्म ऑफ नेटो, दूसरी तरफ से है रशिया, लेकिन ये आमने सामने लड़ाई नहीं कर रहे। ये, और रशिया क्यों लड़ रहा है? यूक्रेन के ऊपर, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लड़ रहा है। तो सुपर पावर्स को क्या होती हैं? सुपर पावर्स वो होती हैं जो, जिनके पास एक ऐसी एबिलिटी है कि भाई अर्थ में कहीं पे भी इवेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सके। ये आपने याद रखना है सुपर पावर का डेफिनेशन, ठीक। उसके बाद अब मेन आ गया, आपका टॉपिक स्टार्ट हो गया कोल्ड वॉर। तो आपने याद रखा वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट कब हुई, आपने खुद बताना है। वर्ल्ड वॉर सेकंड कब स्टार्ट हुई, ये भी आपने याद रखना है। कोल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई, ये किसके बीच में स्टार्ट हुई, हमने ये पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा कि सुपर पावर्स कौन होती हैं और क्यों ये दो ही सुपर पावर्स रही, बाकी क्यों नहीं रही, ठीक। और फिर हमने क्या पढ़ा, ओपिनियन क्या रहता है कि भैया जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स फेंके गए, क्यों फेंके गए और क्यों नहीं फेंकने चाहिए थे, ये सब हमने पढ़ा। देखिए कोल्ड वॉर की अब डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। कोल्ड वॉर है क्या? ये कंपटीशन है और टेंशन है, कन्फ्रंटेशन भी है। किसके बीच में? यूएस के बीच में और सोवियत यूनियन के बीच में। सोवियत यूनियन मतलब यूएसएसआर। आपको यहां मैं एक बात बताता चलूं, सोवियत का मतलब होता है काउंसिल, ठीक है, ठीक है। सोवियत का मतलब क्या होता है? काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है कि भैया कुछ लोग जो इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, एक कंपटीशन है, एक टेंशन है और एक कन्फ्रंटेशन। कंपटीशन किस चीज का? कंपटीशन इस चीज का कि भैया कौन ज्यादा पावरफुल रहेगा, कौन ज्यादा क्या बोलते हैं, किसके पास ज्यादा वेपन्स होंगे, किसके पास जो है ज्यादा वो रिसोर्सेज होंगे, किसके पास ज्यादा, किससे ज्यादा कंट्रीज जो है इन्फ्लुएंस होंगी। ये आपस में लड़ते भी थे, ठीक है। लेकिन याद रखना कोल्ड वॉर में कभी भी यूएसए और यूएसएसआर आमने सामने नहीं आए हैं, ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। ये कभी भी हॉट वॉर नहीं बनी है, ठीक है। एक्चुअली मेन क्या है इनका रीजन, ये कोल्ड वॉर क्यों चल रही है, ये है वॉर ऑफ आइडियाज। वॉर ऑफ आइडियाज मतलब आइडियोलॉजी की वॉर है। किसकी वॉर है ये? आइडियोलॉजी की वॉर है ये। तो क्या, कौन सी आइडियोलॉजी? ये दोनों जो सुपर पावर्स हैं, ये दोनों अलग अलग आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। जो यूएसए है हमारा, यूएसए जो है वो कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है? कैपिटलिज्म। कौन सी फॉलो? कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मतलब जहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट होता है, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी।
हर एक जो प्रॉपर्टी होगा उसको कौन करेगा, कौन ओन करेगा, इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक। और लिबरल डेमोक्रेसी, लिबरल मतलब फ्रीडम, और इस पे मेन फोकस जो रहता है लिबरलिज्म का, वो रहता है फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। याद रखिएगा, मेन इनका फोकस कहां रहता है लिबरलिज्म वालों का, इंडिविजुअल की फ्रीडम के ऊपर, ठीक। उसके साथ साथ डेमोक्रेसी तो आपको पता है कि भैया द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, बहुत सिंपल, कि जहां पे आप अपने खुद रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब 18 साल के बाद आपके पास राइट टू वोट होता है। वाइल यूएसएसआर जो है वो ना कैपिटलिज्म में बिलीव करता है ना डेमोक्रेसी में बिलीव करता है, वो किस में बिलीव करता है, सोशलिज्म में और कम्युनिज्म में, ठीक। यहां पे आपको मैं बताता चलूं कि जो कैपिटलिज्म है, फादर ऑफ कैपिटलिज्म माना जाता है किसको, फादर ऑफ कैपिटलिज्म माना जाता है एडम स्मिथ को, ठीक। एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ कैपिटलिज्म। अब सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म का फादर किसको माना जाता है, कार्ल मार्क्स को, ठीक। याद रखिएगा कि फादर ऑफ कम्युनिज्म और सोशलिज्म का फादर कौन है, कार्ल मार्क्स। अब ये जो कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स ने क्या बोला सोशलिज्म और कम्युनिज्म में, कि भैया सोशलिज्म में उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल अपोजिट है कैपिटलिज्म के। कैपिटलिज्म में हमने पढ़ा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है का कंसेप्ट होगा, सोशलिज्म में किसका कंसेप्ट होगा, सोशलिज्म में बोला जाएगा कि नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, देयर विल बी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, सारी की सारी प्रॉपर्टी जो होगी वो कौन ओन करेगा, गवर्नमेंट, प्रॉपर्टी विल बी ओन्ड बाय, कौन ओन करेगा, गवर्नमेंट या पब्लिक, ठीक। मतलब ये नहीं कह सकते ये मेरी प्रॉपर्टी है या उसकी प्रॉपर्टी है, ये भैया गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ये लोगों की प्रॉपर्टी है, बस। जैसे पार्क होते हैं, जैसे रोड होते हैं, तो हम यहाँ पे इंडिया में देखते हैं पार्क है, रोड है, वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है। इसी तरह से सोशलिज्म, क्यों, इंडिया में भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, याद रखिएगा इंडिया में कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पे सोशलिज्म भी है और यहाँ पे कैपिटलिज्म भी है। और कम्युनिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म होता है कि भैया इस पे ज्यादा फोकस जो रहता है किसके ऊपर रहता है, वो रहता है आपका कम्युनिटी के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर फोकस रहता है। इधर जो है आपका किसके ऊपर फोकस नहीं रहता, इधर आपका इंडिविजुअल के ऊपर फोकस नहीं रहता, ठीक। समझ आई, कोल्ड वॉर क्या है, ये एक वॉर ऑफ आइडियाज है, आपको समझ आया होगा, उम्मीद करता हूं। आगे चलेंगे। अब एक्चुअली कोल्ड वॉर जो है ये कभी भी हॉट वॉर नहीं बनी, ठीक। यहां इसको बोलते हैं ये शूटिंग वॉर नहीं बनी, ये आपने याद रखना है कि भैया कोल्ड वॉर जो है कभी भी हॉट वॉर नहीं बनी, ना ही कभी शूटिंग वॉर बनी, ठीक। उसके बाद उसका क्या मतलब होता है हॉट वॉर या शूटिंग वॉर का, उसका ये मतलब होता है कि ये कभी भी डायरेक्ट फेस टू फेस नहीं आए वॉर करने के लिए, ना यूएसए आया ना ही यूएसएसआर आया, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी वजह से, कोल्ड वॉर की वजह से कभी भी तीसरी वर्ल्ड वॉर नहीं हुई, ये भी याद रखना है। क्यों नहीं हुई, क्या रीजन था, रीजन था लॉजिक ऑफ डेटरेंस। आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ये पूछे जाते हैं, ये एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं कि भैया कोल्ड वॉर से दूसरी ग्लोबल वॉर, तीसरी ग्लोबल वॉर नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, तो रीजंस आर, तो नीचे लिया जाता है लॉजिक ऑफ डिफेंस, लॉजिक ऑफ डेटरेंस वगैरह, तो आपने क्या करना है वहां पे ऑप्शन सेलेक्ट, लॉजिक ऑफ डेटरेंस। अब ये लॉजिक ऑफ डेटरेंस है क्या, देखो हमें पता था कि यूएसए के पास क्या है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, ठीक है, उसने ड्रॉप भी किए। अब जब यूएसए के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं तो यूएसएसआर भी कोशिश करेगा कि मेरे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हों,
तभी तो वो क्या बन सकता है, सुपर पावर बन सकता है। आर्म रेस इसको बोलते हैं। आर्म्स रेस किसको बोलते हैं? आर्म्स रेस बोलते हैं कि भैया किसकी दौड़ चल रही है? वेपन्स की। कि भैया अगर यूएसए के पास ये मिसाइल है तो हमारे पास भी, रशिया के पास भी ये वाली मिसाइल होनी चाहिए। उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो हमारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, होने चाहिए। इसको बोलते हैं आर्म्स रेस। तो अगर यूएसएसआर भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना देता है, और इसने बनाए भी, कब बनाए याद रखना, 1949 में इसने पहला क्या किया, अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया। ठीक, अब न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, अब ये भी न्यूक्लियर पावर बन गई। अब आपको ये भी पता है कि आज तक जो हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में बॉम्ब पड़े थे, अभी तक उसकी रेडिएशंस हैं, अभी तक उनका जो है वो हार्मफुल है, अभी तक वहां के लोग जो है वो हैंडीकैप पैदा होते हैं, वहां उनकी जीन्स में म्यूटेशन हो चुकी है। तो इसीलिए इनको पता है कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब जो है हमने एक कंट्री पे फेंके और उस कंट्री पे डाल दिए जिस कंट्री के पास ऑलरेडी क्या है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो अगर हमने एक न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया तो हमें यह भी पता है कि वो भी फिर हम पे क्या करेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब डालेंगे। तो रिजल्ट क्या निकला, दोनों की डिस्ट्रक्शन। तो ये रखते क्यों है न्यूक्लियर बॉम्ब, ये बनाते क्यों है न्यूक्लियर बॉम्ब? ये इसीलिए बनाते हैं कि भैया मैंने इसलिए बनाए कि तू मुझ पे अटैक ना कर सके। अगर तूने मुझ पे अटैक किया तो मैं भी यहां से क्या कर दूंगा, न्यूक्लियर बॉम्ब तेरे पे भी डाल दूंगा, तो मेरी भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी और तेरी भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। समझ आई बात? क्योंकि एक ही जगह पे न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रखते हैं ये लोग, ये अलग अलग जगहों पे न्यूक्लियर बॉम्ब रखते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, यहां पे लिखा गया है डेटरेंस। क्यों? कि भैया हम जो है, हम यहां पे अगर जब हम बदला लेंगे, रिटेलिएट करेंगे, तो हमें पता है कि वहां से क्या होगा, वहां से भी न्यूक्लियर बॉम्ब पड़ेगा और हमारी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, और हम वॉर करने का कोई फायदा रहेगा नहीं। वॉर करता किस लिए इंसान? वॉर करता है लैंड के लिए, या किसी को कॉलोनी बनाना हो, किसी की टेरिटरी को कब्जा करना हो, या कोई रिसोर्सेज के वो करने हो, किसी के रिसोर्सेज ऑब्टेन करने हो। जैसे आपने सुना होगा कि यूएसए ने अटैक किया था इराक के ऊपर, ये भी पढ़ेंगे हम, किसके प्रीटेक्स्ट पे क्यों किया था, कि उन्होंने बोला था कि वहां पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तो लेकिन वहां वैसा मिला नहीं। बाद में सबको पता चला कि ये जो इराक ने, यूएसए ने इराक के ऊपर क्यों अटैक किया था, वहां के रिसोर्सेज के लिए, ऑयल रिसोर्सेज के लिए। तो टेरिटरी के लिए वॉर कर सकता है इंसान, रिसोर्सेज के लिए वॉर करती हैं कंट्रीज। लेकिन जब आपको पता है कि अगर दूसरी कंट्री के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो आप उसके ऊपर वॉर नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी आपके ऊपर क्या कर देगा, वॉर करेगा, ये अपना अटैक करेगा, न्यूक्लियर अटैक, तो दोनों की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। इसी को बोलते हैं हम क्या, इसको एक टर्म भी है, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, MAD बोलते हैं इसको, मैड। यहां पे पागल वाला मैड नहीं है, ये MAD है, मतलब म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ठीक है, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, कि भैया पक्का है हम दोनों की क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो आपने याद रखना है ये। उसके बाद मेन फीचर्स क्या रहते हैं कोल्ड वॉर के, ये आपको पढ़ना है, स्टेटमेंट्स में आपको MCQs आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों सुपर पावर्स ने जो है रैशनली काम किया और रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम किया। रैशनली मतलब लॉजिक लगाया, उसने रीजन लगाया। कौन सा रीजन लगाया? डेटरेंस वाला, कि भैया अगर हम ये रैशनली रिस्पॉन्सिबली काम नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा एग्जिस्टेंशियल रिस्क हो जाएगा, हमारा मतलब वजूद ही खत्म, खतरे में आ जाएगा। दूसरा, कोल्ड वॉर की वजह से देखो बेनिफिट भी होते हैं, तो इसकी बेनिफिट है, ये क्या बेनिफिट है कोल्ड वॉर के सर? इसकी वजह से ह्यूमन सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल हो सका। तीसरा बात, इसने हमेशा क्या किया, कोल्ड वॉर ने प्रिवेंट किया है किसको, हॉट वॉर को। तो अगर कोई पूछेगा, देखो हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स होते हैं। इसके पॉजिटिव क्या है कि भैया इसने इंश्योर किया कि ह्यूमन सर्वाइवल बना रहे, इसने प्रिवेंट किया हॉट वॉर को। ठीक है, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, लेकिन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो है वो इसका पूरा जो ये PPTs है या PDF है, ये आपको अवेलेबल हो जाएंगी
संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ऐप पे और इस टेलीग्राम पे। इसके डिस्क्रिप्शन जो है वो लिंक पे, ये आपका जो इसके जो लिंक्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन में आपने दे दिए हुए हैं। अब इंपॉर्टेंट बात आ जाती है सर, ये वाला आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जब आप वहां पे करोगे, हमारे जो लिंक्स पे जाओगे आप, वहां पे सारा क्लियर आ जाएगा। इसमें यही लिखा गया है, एक चीज लिखी गई है इसमें कि 1947 में एक प्रेसिडेंट थे ट्रूमैन। ये कहाँ के प्रेसिडेंट थे? ये प्रेसिडेंट थे हमारे यूएसए के। इन्होंने एक डॉक्ट्रिन निकाला, मतलब एक इन्होंने अपनी फिलॉसफी दी जिसका नाम बोला गया ट्रूमैन्स डॉक्ट्रिन। इसमें क्या था? इसमें था कि भैया क्या करना है, पूरे वर्ल्ड में से आपको कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म करना है। कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म, कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म मतलब आपने कम्युनिज्म को फैलने से रोकना है। ये किसने डॉक्ट्रिन दी थी? ट्रूमैन ने दी थी। ट्रूमैन कौन था? यूएस का प्रेसिडेंट था। कब दी थी? 1947 में। अच्छा, किसको रोकने के लिए? कम्युनिज्म को रोकने के लिए। ठीक, इसी तरह से देखो, इवेंट्स को समझो। यहां पे मैंने इसलिए ये दिया था कि इवेंट्स को समझो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। 1914 टू 18, 1939 टू 45, उसके बाद 45 टू 1991 क्या हुआ था? कोल्ड वॉर हुई थी। अब इसके बीच में 1947 में क्या हो गया? ट्रूमैन डॉक्ट्रिन आई। ठीक है, इसी के बीच में 1947 से लेके, ये आपको याद रखनी है डेट्स, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको आती हैं डेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं डेट्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरी बात आता है, 1947 में एक और बात चली, उसका नाम था मार्शल प्लान। ठीक, अभी मार्शल प्लान क्या था? 1947 में ही मार्शल प्लान चला। 1947 से लेके 52 तक क्या चला? मार्शल प्लान चला। मार्शल प्लान, मार्शल प्लान क्या था? ये यूएस फंड कर रहा था किसको? यूरोप को। किसके लिए? वहां की रिकवरी के लिए। जो रिकवरी जो डिस्ट्रक्शन हुई थी, कब डिस्ट्रक्शन हुई थी? ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक, तो ये पैसे दे रहा था। कौन पैसे दे रहा था? यूएसए पैसे दे रहा था किनको? यूरोप वालों को, ताकि वो अपनी जो डिस्ट्रक्शन हुई है उसको रिकवर कर सकें। ये याद रखना है, 47 टू 52। फिर आपने एक बात और याद रखनी है कि 1948 और 49 में, 1948 टू 49, यहां पे यूएसएसआर ने ब्लॉकेड किया था। बर्लिन ब्लॉकेड बोलते हैं इसको, बर्लिन ब्लॉकेड। अब ये बर्लिन ब्लॉकेड क्या है? बर्लिन ब्लॉकेड, बर्लिन ब्लॉकेड क्या है? देखो, बर्लिन किसकी कैपिटल है? जर्मनी की। तो मैं आपको एक यहां पे दिखाऊंगा कि जब वॉर हो रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो यूएसए जो है उसका अपना कंट्रोल था यूरोप में, वेस्ट वाली साइड, और इसी तरह से यूएसएसआर का भी कंट्रोल रहा यूरोप तक। यूरोप के कहां तक? जर्मनी की कैपिटल तक। ठीक है, उसको कैपिटल का नाम क्या है? बर्लिन। तो सोवियत यूनियन ने ब्लॉकेड लगाया। ब्लॉकेड मतलब कि भैया वहां पे कोई सामान नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वेस्ट वाली साइड। तो उससे परेशानी हुई। बस आपने ये याद रखना है, 1948 और 49 में यूएसएसआर ने बर्लिन ब्लॉकेड लगाया था। ठीक है, अच्छा, और उस टाइम वेस्ट जो यूरोप था, मतलब जो बर्लिन के वेस्ट साइड था, उसकी हेल्प किसने की थी? यूएस ने हेल्प की थी। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक, तो ये आपको जो है ये टाइमलाइन पूरा याद रहना चाहिए। अभी फिलहाल हम यहां तक कर रहे हैं, 1947 से लेके 49 तक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो, मैंने आपको बोला कि यूएसए और यूएसएसआर जो है दो कंट्रीज बनी। कब? आफ्टर
वर्ल्ड वार सेकेंड। लेकिन इसमें क्या हो गया, यूएसए और यूएसएसआर सिर्फ दोनों अकेली अकेली कंट्रीज नहीं थी, इसमें स्मॉलर जो स्टेट्स थी उन्होंने भी ज्वाइन किया। जिसको डेमोक्रेसी अच्छी लगी वो यूएसए के साथ मिल गया, उसने अलायंस किया। जिसको सोशलिज्म कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी अच्छी लगी उसने किसको सपोर्ट किया, उसने यूएसएसआर को सपोर्ट किया। तो ये जो पूरा वर्ल्ड था ऑलमोस्ट दो ब्लॉक में डिवाइड हो चुका था। लेकिन इसमें एक तीसरा ब्लॉक भी बनता है बाद में, वो आगे पढ़ेंगे। जो ये यूएसए वाला ब्लॉक था उसको बोलते हैं हम कौन सा, उसको बोलते हैं हम वेस्टर्न अलायंस, ठीक है। और जो कौन चला रहा था, यूएसए चला रहा था। और दूसरा वाला था यूएसएसआर वाला, इसको कौन चला रहा था, इसका नाम क्या था इस अलायंस का, ईस्टर्न अलायंस, ठीक। अच्छा, अब जो क्वेश्चन आता है कि जी स्मॉल स्टेट जो हैं ये ज्वाइन क्यों कर रही हैं, इनको मतलब दोस्ती क्यों लगा रही है इनके साथ, तो अपने उसके लिए बेनिफिट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, वेपन्स के लिए कि यूएसए या यूएसएसआर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें वेपन्स मिलेगा। तो इकोनॉमिक एड के लिए हमें पैसा मिलेगा, वो पैसा या वो वेपन्स हम किसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, अपने नेबर के लिए। क्योंकि मोस्टली जो आपका दुश्मन होता है वो आपका नेबर ही होता है। ये कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा हूं। जैसे इंडिया में किसको एनिमी सपोज किया जाता है, माना जाता है, कंसिडर किया जाता है पाकिस्तान को या चाइना को। तो ये सब चीजें होती हैं। तो इसमें आपको याद रखना है स्मॉल स्टेट्स, ये भी एमसीक्यूज बनते हैं, क्यों करती हैं ज्वाइन अलायंसेस को, प्रोटेक्शन के लिए, वेपन्स के लिए और इकोनॉमिक एड के लिए, ये बात याद रखनी है। फिर उसके बाद आगे आता है कि सुपर पावर्स को भी स्मॉलर स्टेट्स चाहिए चाहिए। क्यों, आपने देखा होगा कि जब अफगानिस्तान में वॉर चल रही थी, ठीक है, अफगानिस्तान में रशिया आया हुआ था। कब आया हुआ था, 1979 में, याद रखना है आपने। अफगानिस्तान में रशिया कब आया था, मतलब रशिया मींस सोवियत यूनियन कब आया था, 1979 में। उसको हटाने के लिए यूएसए जो है उसने अपना बेस बनाया। बेस मतलब जहां एक कंट्री में गया, पाकिस्तान में गया, पाकिस्तान को उसने अपना बेस बनाया, वहां पे अपने हेलीकॉप्टर्स जो है वो लैंड करता था, वहां से वेपन्स जो है वो भेजता था कहां पे, अफगानिस्तान में, ताकि वो रशिया के खिलाफ लड़ सके। और वहां से अपने ट्रूप्स को भी भेजता था कहां, अफगानिस्तान में। एक तो उनको बेस चाहिए, तो एक तो भैया बेस चाहिए किसके लिए, ट्रूप्स के लिए और वेपन्स के लिए। दूसरा उनको क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। कौन कौन से रिसोर्सेज, ऑयल के रिसोर्सेज, मिनरल के रिसोर्सेज। टेरिटरी चाहिए किसके लिए, जहां पे अपना ये बेस बना सके, दे कैन लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स, मतलब वहां पे अपना बेस बना सकें ये। तीसरी बात आती है कि एक ऐसी लोकेशन चाहिए जहां से वो स्पाई कर सकें दूसरी कंट्री के ऊपर। स्पाई मतलब जासूसी कर सके। आपने से बहुत सारे, एक मूवी आती है एडवर्ड स्नोडेन की, तो वो आप देख सकते हो कैसे ये स्पाई करते हैं। फिर इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए भी चाहिए। कुछ जो स्मॉलर स्टेट्स हैं वो यूएसए और यूएसएसआर को यहीं से पैसा देती हैं। जैसे आपने जापान के केस में देखा होगा, जापान जो है यूएसए को पैसे देता है ताकि यूएसए उसको डिफेंस दे सके। समझ आ रही है बात, जापान ने यूएसए को पैसा दिया है किसके लिए, ताकि यूएसए जापान को डिफेंस प्रोवाइड कर सके। इसी तरह से, और एक लास्ट रीजन, जो फिफ्थ रीजन है कि यूएसए बिलीव करता है कि इसमें लिबरलिज्म में, डेमोक्रेसी में, कैपिटलिज्म में, कि भैया हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़े, यूएसए का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़े, सोवियत यूनियन का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़े। तो आपने ये सारी चीजें जो है वन बाय वन, लाइन बाय लाइन आपने ये याद रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। जो यूएसए ने अलायंस सिस्टम स्टार्ट किया, उसको मैंने बताया आपको वेस्टर्न या ब्लॉक या कैपिटलिस्ट ब्लॉक बोलते हैं। इन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए। फिर जैसे कौन सा वाला ऑर्गेनाइजेशन था, नेटो था। नेटो तो आज भी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन,
याद रखना, इसको नेटो भी बोलते हैं और इसको एक्सपैंड करके ये बोलते हैं। कब बनाया गया? 1949 में। और आज के केस में देख कितने मेंबर्स थे उस टाइम? 12 मेंबर कंट्रीज थी। याद रखना 1949 में 12 कंट्रीज थी उस टाइम, और आज के टाइम पे कितने मेंबर्स हैं? 30 मेंबर्स हैं। जो रशिया और यूक्रेन की वॉर है आज के टाइम पे, वो इसी के बेसिस पे है। देखो, यूक्रेन जो था दैट वाज अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। अब लेकिन जब डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया। कौन टूट गया? यूएसएसआर टूट गया। कब टूटा? 1991 में। कितनी कंट्रीज बाहर निकली? 15 निकली, उसमें से यूक्रेन भी था। तो यूक्रेन भी यूएसएसआर से बाहर निकला। लेकिन अब जो है कुछ सालों से यूएसएसआर, ये अपना यूक्रेन जो है, वो किसको ज्वाइन करना चाहता था? नेटो को। किसको ज्वाइन करना चाहता था? नेटो को। रशिया को यह पसंद नहीं आया कि यूक्रेन मेरी टेरिटरी थी, यूक्रेन जो है वो नेटो को क्या नहीं करेगी? ज्वाइन नहीं करेगी। बस इसी पे लड़ाई स्टार्ट होगी। और स्टार्ट कहां से हुई है? क्रीमिया से, ठीक है। यूक्रेन का एक पार्ट है क्रीमिया, वहां से स्टार्ट हुई है ये लड़ाई, ठीक है। वो कैप्चर किया किसने? रशिया ने। याद रखना आपको। और इसमें यह था कि अगर नेटो में जितनी कंट्रीज आती हैं, अगर यूएसएसआर ने या किसी और कंट्री ने इन कंट्रीज के ऊपर अटैक किया, एक कंट्री के ऊपर, तो ऐसा समझा जाएगा कि पूरे के पूरे नेटो के ऊपर अटैक किया गया है, और नेटो पूरा बदला लेगा उस कंट्री पे जिसने ये फाइट स्टार्ट की है। इसी तरह से इसमें मोस्टली नेटो में कौन कौन सी कंट्रीज आती है? यूरोप की और नॉर्थ अमेरिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेटो में कौन सी कंट्रीज आ रही हैं? यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की। फिर है सियाटो। सियाटो है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बनी है? ये बनी है 1954। कहां पे बनी है? मनीला में। मनीला क्या कहां पे पड़ा? फिलीपींस में पड़ा। कितनी कंट्रीज हैं? 8 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, थाईलैंड, फ्रांस, यूके, यूएसए। ये याद रखना है। वहां पे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट देखो, याद रखना आप, नॉट अ मेंबर ऑफ सियाटो। वहां पे पूछा, उल्टा पूछते हैं कि नॉट, बताओ इनमें से कौन सी कंट्री सियाटो के मेंबर नहीं है, वो बताओ। तो आपने याद रखना है। तो इसको लेकिन खत्म कर दिया गया था। कब खत्म किया गया? 1977 में। याद रखना है, नेटो खत्म नहीं है, सियाटो खत्म है। फिर सेंटो। सेंटो में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? और ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आती हैं। याद रखना, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तभी क्यों है यहाँ पे? फिलीपींस है, थाईलैंड है। सेंटो में कौन कौन सी आती हैं? सेंटो का फुल फॉर्म सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका दूसरा नाम बगदाद पैक्ट। कब बनाया? 1955। बगदाद कौन सा, किसकी कैपिटल? अफगानिस्तान, ठीक है। उसके बाद कितने मेंबर्स हैं इसके? कौन कौन से? टर्की, ईरान, पाकिस्तान और यूके। लेकिन इसको भी खत्म कर दिया गया। कब खत्म कर दिया गया? 1979। डेट्स याद रखने हैं, बार बार मैं बोल रहा हूं, डेट्स याद रखनी है। नेटो, सियाटो, सेंटो दोनों खत्म है। कौन कौन? सियाटो और सेंटो खत्म है। नेटो अभी भी चल रहा है। रशिया और यूक्रेन वॉर से आपने इसको याद रखना है, इनकी डेट्स याद रखनी है। इसमें फिर उसके बाद आपका थोड़ा सा आ गया कि ईस्टर्न अलायंस भी बना। ईस्टर्न अलायंस कौन चला रहा था? यूएसएसआर चला रहा था। याद रखना, यूएसएसआर चला रहा था। इसको बोला जाता है वार्सा पैक्ट। वार्सा किसकी कैपिटल है? पोलैंड की कैपिटल है, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट पैक्ट होता है। एग्रीमेंट कहां पे हुआ? वार्सा में। वार्सा पोलैंड। इसको क्या बोला गया? ईस्टर्न अलायंस या वार्सा पैक्ट। कब बनाया गया? 1955। मेन क्यों बनाया गया? टू काउंटर नेटोज फोर्सेस इन यूरोप। नेटो की फोर्सेस को काउंटर करने के लिए। फिर उसके बाद बीच में क्रैक्स भी आए। किसके बीच में? ईस्टर्न अलायंस के बीच में। चाइना और यूएसएसआर के बीच में लड़ाई हो गई। कब लड़ाई हुई? 1969 में। क्यों हुई? एमोर रिवर बेसिन के ऊपर। रशिया बोल रहा है ये मेरा बेसिन है, चाइना बोल रहा है ये मेरा बेसिन है। तो ये भी आपने याद रखना है, वार्सा पैक्ट। लेकिन ये अब देखो, ये जो आपका पूरा येलो कलर में आ रहा है, ये है आपका क्या? नेटो मेंबर्स। जो आपका ये रेड में आ रहा है, ये आपका पूरा, ये पूरे ऑलमोस्ट यूरोप की और एशिया की है, ठीक है। तो ये वार्सा के मेंबर्स हैं, मतलब यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहे हैं। अदर नेशंस भी हैं इसमें, आपको ग्रे कलर का दिख रहे होंगे, या उसके बाद आपको ये थोड़े से कौन से कलर्स में दिख रहे होंगे? ग्रीन कलर्स में दिख रहे होंगे।
ग्रीन कलर्स में जो है अदर कम्युनिस्ट नेशन है जिन्होंने वॉर्सा को ज्वाइन नहीं किया था, जैसे यूगोस्लाविया है इसमें। ठीक है, अच्छा, ये आपको, ये मैं मैप इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि कितना बड़ा एरिया यूएसएसआर के पास था और कितना बड़ा एरिया जो था वो आपका इसके पास था, नेटो के पास था। ठीक, ये आपने जहन में रखना है। फिर आपने एक और याद रखना है, इसमें थर्ड ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है कि भैया ये उन कंट्रीज का ब्लॉक था जो अभी नई नई इंडिपेंडेंट हुई थी। अभी किससे इंडिपेंडेंट हुई थी? कॉलोनियल पावर से। जैसे इंडिया किससे हुआ? ब्रिटेन से हुआ। फिर इंडोनेशिया किससे हुआ? उस नेदरलैंड से हुआ, या जिसको डच बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये कंट्रीज जो हैं अभी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, ये बोलते थे ना हम नेटो ज्वाइन करेंगे, ना सियाटो ज्वाइन करेंगे, ना सेंटो ज्वाइन करेंगे, ना ही हम वॉर्सा ज्वाइन करेंगे। ठीक है, बस ये याद रखना है, हम दोनों अलायंसेस को ज्वाइन नहीं करेंगे। कौन कौन से? वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस। इसके फाउंडर्स कौन कौन थे? यूगोस्लाविया के टिटो, इंडिया के नेहरू, इजिप्ट के ये अब्दुल नसीर, इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के नुक्रोमो। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये नाम के फाउंडर्स कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फाउंडर्स कौन है। इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये, और ये बनाया कब गया था? 1961 में बनाया गया था। नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एमसीक्यूज के हिसाब से। ये देख रहे हैं आप, ये जो पूरा आपका जो वेस्टर्न अलायंस था, इसको फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता है, याद रखना। ये जो आपका ईस्टर्न अलायंस था, इसको सेकंड वर्ल्ड बोला जाता था। ये जो थर्ड है, जो नैम का मेंबर थे थोड़े बहुत, ठीक है, जिन्होंने दोनों ब्लॉक्स ज्वाइन नहीं किए थे, वो ग्रीन कलर में जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? थर्ड ब्लॉक। तो इंडिया भी किस में आता है? थर्ड ब्लॉक में आते हैं, थर्ड वर्ल्ड में आता है। अब लड़ाई किसके बीच में हुई, कब हुई लड़ाई? मेन लड़ाइयां जो हुई हैं, देखो हमने कितनी बार बोला आपको कि यूएसए और यूएसएसआर आमने सामने कभी नहीं आए, ये तीसरी कंट्री में जाके लड़ाई करते हैं। तो कोरिया में इन्होंने लड़ाई की। कब की? ये याद रखनी है डेट्स, 1950 और 53 में। और इसको कोरिया को डिवाइड कर दिया, किसमें? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया जो है कम्युनिज्म को फॉलो करेगा और साउथ कोरिया जो है वो डेमोक्रेसी को फॉलो करेगा। मतलब नॉर्थ कोरिया जो है वो यूएसएसआर को फॉलो करेगा और साउथ कोरिया जो है वो यूएसए को फॉलो करेगा। और किस लाइन, कैसे पर ये डिवाइड किया गया? 38th पैरेलल। मतलब जो क्या आपका, जो आपका लैटिट्यूड क्रॉस करता है वहां से, लैटिट्यूड को पैरेलल कहा जाता है। तो वो लैटिट्यूड, कौन सा लैटिट्यूड? 38th वाला लैटिट्यूड। ठीक है, जो किसके बीच में गुजर रहा है? कोरिया के बीच में गुजर रहा है। उसने नॉर्थ और साउथ कोरिया को डिवाइड किया है। ठीक है, लेकिन इसमें हमारे जो नैम के फाउंडर है नेहरू, इन्होंने बहुत पार्ट प्ले किया हुआ है कोरिया को मीडिएट करने में। मतलब दो गुटों में, दो ग्रुप्स में लड़ाई हो रही है, तो बीच में तीसरा बंदा उनमें क्या करने की, रिकंसिलिएशन करने की कोशिश करता है। तो रिकंसिलिएशन किसने किया? नेहरू ने काम किया, लेकिन ये फिर भी डिवाइड हो गए। ठीक है, वियतनाम में, वियतनाम में 1954 टू 75 ये लड़े हैं, यूएसए भी और यूएसएसआर भी। हम वियतनाम का पढ़ेंगे कि वियतनाम को भी डिवाइड किया गया था थोड़े टाइम के लिए, किस के तहत? 17th पैरेलल के तहत। ठीक है, वहां पे 17th पे वो आता था, लैटिट्यूड आता था। ठीक है, बर्लिन में भी ये लड़े 1958 टू 62 तक। ये याद रखने हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आते हैं। यहां ये पूछते हैं बताओ कोल्ड वॉर किन किन कंट्रीज में लड़ी गई, किन किन कंट्रीज में नहीं लड़ी गई, बार बार बता रहा हूं। फिर आता है एक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, 1962 में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर एक आती है कंट्री डीआरसी, जिसको बोलते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहां पे 1965 में अमेरिका ने इंटरफेयर किया था। फिर अफगानिस्तान में रशिया ने किया, ये याद रखनी है डेट, 1979। कोरिया 1950 टू 53, उसके बाद वियतनाम 1954 टू 75, बर्लिन 58 टू 62। आपने सिर्फ अभी ये याद रखनी है, क्योंकि सीयूईटी में यही पूछा जाता है। आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि क्यों लड़ रहे थे,
क्या हुआ था उसमें। अगर किसी का पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा क्यूबन वाला का, बाकी का नहीं पूछा जाएगा। बाकियों का आपका डेट्स याद रखनी है और कंट्रीज याद रखनी है। फिर अफगानिस्तान, तो आपने याद रखनी है ये सारी चीजें। फिर आता है आपका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ है 1962 में। देखो क्यूबा जो है, आपने सुना होगा फिडेल कैस्ट्रो नाम का एक लीडर था वहां पे, वो कम्युनिज्म को सपोर्ट करता था। आपके पड़ोस में अगर अगर आप पूरे वर्ल्ड को बोलते हो कि हम इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि हम हर किसी का पूरे वर्ल्ड को क्या कर देंगे, कैपिटलिज्म से भर देंगे, डेमोक्रेसी से भर देंगे, लेकिन आपके नाक के नीचे एक ऐसी कंट्री है जो कम्युनिज्म फॉलो करती है। ये हुआ किस केस में? यूएसए के केस में। यूएसए पूरी वर्ल्ड को डेमोक्रेसी समझा रहा है, पूरे वर्ल्ड को कैपिटलिज्म सिखा रहा है, और उसका पड़ोसी क्यूबा वो कम्युनिज्म की क्या गाने गा रहा है। तो इसको गुस्सा आया यूएसए को। यूएसए ने 1961 में क्यूबा के ऊपर अटैक किया, और कहां पे? बे ऑफ पिग्स करके वहां पे एक जगह है, ठीक है, वहां पे। और ये जॉन एफ कैनेडी थे वहां तब प्रेसिडेंट, याद रखना, जॉन एफ कैनेडी थे प्रेसिडेंट यूएसए के। और उन्होंने बोला कि क्यूबा के ऊपर अटैक करो, लेकिन यूएसए वहां हार गया था, याद रखना, यूएसए वहां हार गया था। अब फिर उसको 1961 में जो लीडर है कहां का? यूएसएसआर का। यूएसएसआर तो भाई अपने भाई को तो बचाएगा वो। उसने देखा कि कम्युनिज्म को क्रश किया जा रहा है, और कम्युनिज्म को बचाने के लिए मुझे क्यूबा की हेल्प करनी चाहिए। तो यूएसएसआर के या रशिया के जो लीडर हैं निकिता खुर्चेव, याद रखना है ये क्वेश्चन आता है कि 1962 में क्यूबा का कौन लीडर था? फिडेल कैस्ट्रो। फिडेल कैस्ट्रो। और रशिया का कौन लीडर था? निकिता क्रुश्चेव। और अमेरिका का कौन लीडर था? जॉन एफ कैनेडी, ठीक है। तो इन्होंने क्यूबा की हेल्प की, वहां पे न्यूक्लियर भेज के न्यूक्लियर मिसाइल्स रख दिए। अब वहां पे टेंशन हो गई। ये देखो फिडेल कैस्ट्रो है, न्यूक्लियर भेजना स्टार्ट कर दिए। किसने न्यूक्लियर भेजना स्टार्ट कर दिए? यूएसएसआर ने। किसको? क्यूबा को। किसके लिए? कि भैया अगर यूएसए ने तेरे पे अटैक किया तो तू सीधा न्यूक्स फेंक देना, ठीक है। ऐसे एक्चुअली ये डेटरेंस है, ठीक है। मैंने आपको बोला लॉजिक ऑफ डेटरेंस, समझो कि अगर आपके पास भी न्यूक्लियर है, उसके पास भी न्यूक्लियर है, तो वो वाला बंदा आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। इसीलिए वहां पे न्यूक्स भेजे गए। तो जॉन एफ कैनेडी ने बोला कि भाई, रशिया को बोला कि अगर आप न्यूक्स भेज रहे हो तो हम भी रेडी हैं। तो उसने क्या भेज दिए वहां पे? सी वॉरशिप्स मतलब वॉरशिप्स भेज दिए वहां पे समुद्र के, ये अपने समुद्र के अंदर, कि भाई जो भी शिप रशिया से आएगा उसको हम इंटरसेप्ट करेंगे, उसको हम क्यूबा में घुसने नहीं देंगे। तो यूएसए ने बोला हम भी तैयार हैं। तो इस मूवमेंट को कहा गया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। मिसाइल क्यों? क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर मिसाइल डाली गई थी, डाली नहीं गई थी, इंस्टॉल की गई थी। किसने इंस्टॉल की थी? यूएसएसआर ने। किसके खिलाफ? यूएसए के खिलाफ, लेकिन यूज कभी नहीं हुई। इसी क्राइसिस को बोला गया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को, ठीक है जी। ये याद रखनी है आपने बात है। अच्छा, तो आज हो जाता है हमारा ये लेक्चर खत्म। इसी के साथ आपको क्या हो जाता है कि इसमें आपको मैंने एक पीडीएफ बनाई है जिसमें आपके ऑलमोस्ट 20 से 22 एमसीक्यूज हैं। ये आपको सारे एमसीक्यूज जो हैं वो बहुत मेहनत से बनाए गए हैं। आप इनको सॉल्व करो, इनकी आंसर की भी प्रोवाइड की जाएगी। आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, मैंने आपको बताया, संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ऐप से और टेलीग्राम से। इन दोनों के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप अच्छे से होमवर्क कीजिए अपना, मैं अपना होमवर्क अच्छे से कर रहा हूं। हम दोनों मिलके जो है एक अच्छी मेहनत करके अच्छी सीट जो है हम एक अच्छी यूनिवर्सिटी में निकालेंगे। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।